बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं चंदन सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन के क्लासेस में और यूट्यूब के क्लासेस में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डियर एवरीवन। तो हो जाइए तैयार। जनरल अवेयरनेस के क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपने क्लास को। देखिए, हम जो अभी आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में, वो है आपका टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। कल की जो क्लासेस हुई थी उसमें हम आपको इंट्रोडक्शन बताए थे जीए का, कि बैंकिंग के जीए में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। मैंने कल के क्लासेस में बता दिया था कि बैंकिंग के जीए में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग के जीए में आपको 3 सब्जेक्ट ही टच करना है, उससे ज्यादा नहीं। पहला, आपको शिद्दत से डेली करेंट अफेयर का क्लास करना है। मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे जो RWA बैंकिंग यूट्यूब चैनल है उसमें डेली आज से रेगुलर शिद्दत से एकदम करेंट अफेयर डेली पढ़िए। आपका करेंट अफेयर अच्छा हो जाएगा। बिना करेंट अफेयर का जनरल अवेयरनेस अधूरा है बैंकिंग में, क्योंकि भर भर के करेंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप डेली करेंट अफेयर्स पढ़िए आज से, मॉर्निंग 6:30 बजे वाला। और देखिए भाई, हम आपको बार बार कहते हैं कि बैंकिंग का करेंट अफेयर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वाले करेंट अफेयर से थोड़ा अलग है। बैंकिंग के करेंट अफेयर में, बैंकिंग का जो जीए है उसमें करेंट अफेयर में क्या आता है, उसमें आता है जनरल करेंट अफेयर के साथ साथ बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी का करेंट अफेयर, वो आपको कवर करना है। ठीक है, तो इसलिए डेली सुबह 6:30 बजे मेरी करेंट अफेयर की क्लासेस होती है यूट्यूब पर, उसको अटेंड कीजिएगा। और साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ना है और आपका स्टैटिक जीके जो हम आपको एप्लीकेशन पर कराएंगे। ठीक है, यूट्यूब पर करेंट अफेयर का क्लास, एप्लीकेशन पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस होगी। ठीक है ना, चलिए। और स्टैटिक जीके भी हम इसी को लिंक करते हुए आपको करेंट अफेयर यहां पर भी पढ़ा देंगे और वहां पर भी पढ़ा देंगे, यूट्यूब पर भी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं, बैंक में कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, वो आपको पढ़ाना है। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो भी कैंडिडेट अभी ग्रामीण बैंक का बैच अभी तक नहीं खरीदे हैं और वो चाह रहे हैं कि ग्रामीण बैंक में पीओ और क्लर्क के रूप में करियर बनाए एज अ ऑफिसर स्केल और आपका ऑफिस असिस्टेंट, तो आपका चौपाल बैच 3.0 आ चुका है, जो 6 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल से। अभी 3 दिन डेमो चल रहा है यूट्यूब पर, उसके बाद ये पूरा एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएगा कल के बाद से। इस कोर्स को आप RWA एप्लीकेशन से 699 रुपीस में आप खरीद सकते हैं। कितने में? 699 रुपए में इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको RRB कूपन कोड, RRB30 कूपन कोड अप्लाई करना है। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो, चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज MCQ, हैंड रिटेन नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ दिए जाएंगे। और टाइम टेबल आप देख लीजिए कब कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे। सुबह 11 बजे रीजनिंग की क्लास डेली चलेगी 11 से 12, फिर 12 से 1 क्वांट की क्लास मैथ चलेगी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे शाम को 4 बजे इंग्लिश, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हिंदी पूछा जाएगा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक ही ऐसा एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं और इंग्लिश भी, दोनों में से कोई अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, वो है आपका दैट इज ग्रामीण बैंक का एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक पेपर अटेम्प्ट करना है, या तो हिंदी लैंग्वेज वाला या तो इंग्लिश। और जनरल अवेयरनेस शाम को 5 बजे मैं पढ़ाऊंगा और कंप्यूटर शाम को 6 बजे चलेगा। ठीक है, चलिए कोर्स कैसे बाय करना है, सारा प्रोसेस है यहां पर। RWA के एप्लीकेशन पे चले जाइएगा। RWA के एप्लीकेशन में सबसे ऊपर में जो 3 डॉट है उस पर क्लिक करना। पूछेगा बताओ किस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित पर क्लिक कीजिए और यहां पर आप सेव कर लीजिए। उसके बाद फिर यहां पर अगला इंटरफेस ऐसा आएगा। तो आप यहां पर देखिए ऊपर में ग्रामीण बैंक चौपाल 3.0 का पोस्टर है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो अगला इंटरफेस ऐसा आएगा। इसमें बाई नाउ पे आप क्लिक करो। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आप अप्लाई कूपन कोड कर लेना और अप्लाई कूपन कोड में RRB30 लिख देना। और जैसे करोगे कूपन अप्लाई RRB30, ये कोर्स फी आपका 699 में हो जाएगा। और उसके बाद पे नाउ पे जाके आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं सर, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैंक में कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कि बैंक में कितने प्रकार के खाते होते हैं। अक्सर आप सुने होंगे सेविंग अकाउंट,
आप नाम सुने होंगे करेंट अकाउंट, आप नाम सुने होंगे रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आप नाम सुने होंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और आप नाम सुने होंगे डीमैट अकाउंट। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के खाते आप सुने हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड करेंट अफेयर भी आता है। ठीक है, आज ही आप मॉर्निंग में करेंट अफेयर पढ़े थे, अगर आज सुबह का करेंट अफेयर का क्लास किए होंगे तो कासा यानी कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट पर हमने एक करेंट अफेयर्स पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 टाइप के बैंक में अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए तो आइए इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक रिंग्स है, रिंग्स। ठीक है, और उस रिंग्स के ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। ठीक है, और उस लकड़ी के टुकड़े के एक लेफ्ट साइड में, एक लेफ्ट छोर पर और एक राइट छोर पर 2 ग्लोब रखे हुए हैं। एक ग्लोब का नाम लिखा है एसेट्स और एक ग्लोब है उसमें क्या लिखा हुआ, लायबिलिटी। तो ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि हर बिजनेस में चाहे वो बैंकिंग का बिजनेस हो, इंश्योरेंस सेक्टर का बिजनेस हो या नॉर्मल जो गुड्स एंड सर्विस वाला बिजनेस हो, हर बिजनेस में आपको 2 चीजें देखने को मिलेगा, एक आपका एसेट्स और एक आपका लायबिलिटी। हर बिजनेस में ये देखने को मिलेगा, एसेट्स और लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब क्या होता है, यहां पर एसेट्स का मतलब होता है आपका संपत्ति। यहां एसेट्स का मतलब क्या होता है, संपत्ति। एसेट्स का मतलब यहां पर क्या होता है, संपत्ति। ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। ठीक है, और लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है जी, तो दायित्व होता है। एसेट्स का मतलब संपत्ति और लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, दायित्व। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसेट्स और लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। बैंक में भी आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी, एक आपका एसेट्स, एक तरफ आपका लायबिलिटीज। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है, देखो एसेट्स का मतलब होता है, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग अगर अकाउंटेंसी पढ़े हैं तो आप लोग बैलेंस शीट वगैरह बनाते थे ना, एसेट्स लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एसेट्स का मतलब वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स वो हर कुछ है जिससे बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, वो हर चीज जिससे बैंक को मुनाफा हो रहा हो, वो हर चीज जिस पर बैंक का अपना हक हो, और वो हर चीज जिससे बैंक को प्रॉफिट हो रहा हो, बैंक की कमाई बढ़ रही हो, तो वो सब बैंक के लिए एसेट्स कहलाता है। वो सब बैंक के लिए एसेट्स कहलाता है। और लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। वो पैसा जो हमको किसी आउटसाइडर को देना है, जो पैसा पर हमारा अपना हक नहीं है, जो पैसा पर किसी और का हक है, जो हमको आगे चल के किसी को वापस करना है, जो पैसा हमको आगे चलकर किसी को देना है, वो हो गया लायबिलिटी। और जो पैसा हमको आगे चलकर किसी से लेना है वो एसेट्स। ठीक है, तो जो पैसा हमको आगे चल के किसी से लेना है, जो पैसे पर हमारा खुद का हक है, जिन पैसे से हमको प्रॉफिट हो रहा है, जिन चीजों से हमको प्रॉफिट हो रहा है, वो सब आपका एसेट्स है। और लायबिलिटी का मतलब दायित्व, जो पैसा आपको आगे चल के किसी को वापस करना है, जिन पर आपका अपना हक नहीं है, वो सब क्या है, लायबिलिटी है, यानी कि उसको कहते हैं दायित्व। अब सवाल ये उठता है कि सर ये बताइए कि हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स क्या होता है और बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले लायबिलिटी की बात करते हैं। तो सर बैंक की लायबिलिटी क्या होती है, बैंक की लायबिलिटी क्या होती है, तो बैंक की जो लायबिलिटी होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिट्स। अच्छा, बैंक की जो लायबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है बैंक में जमा पैसा, बैंक में जमा पैसा, यानी कि जिन कस्टमर ने बैंक में खाता खुलवाया है और खाता खुलवा के जिन कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा किया है ना, बहुत सारे कस्टमर बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें कुछ पैसा जमा करते हैं। बहुत सारे कस्टमर बैंक में करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें कुछ पैसा जमा करते हैं। बहुत सारे कस्टमर बैंक में आरडी अकाउंट और एफडी अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें कुछ पैसा जमा करते हैं। तो जो भी कस्टमर बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाता है और उसमें कुछ पैसा जमा करता है, तो वो जमा पैसा, वो डिपॉजिट वाला पैसा, क्या ये बैंक का खुद का पैसा है? क्या बैंक का अपना हक है उस पैसे पर? नहीं, वो पब्लिक के खून पसीने का कमाई है। जो
पब्लिक ने बहुत भरोसे से बैंक में जमा किया है ताकि बैंक वाले उस पर ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो पब्लिक का पैसा, वो बैंक का अपना पैसा नहीं है ना। तो पब्लिक ने जो पैसा जमा किया है बैंक के पास एज ए डिपॉजिट्स के रूप में, वो डिपॉजिट वाला पैसा बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है, यानी कि दायित्व है, क्योंकि वो पैसा बैंक को आगे चल के वापस करना है। किसको? तो कस्टमर को वापस करना है। ठीक है था ना, सेविंग अकाउंट आप खुलवाते हैं तो जब चाहे तब आप पैसा निकाल सकते हैं, बैंक वाले कभी मना नहीं करेंगे। तो वो क्या है? डिपॉजिट्स बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, तो बैंक में आप जो भी पैसा जमा कर रहे हैं अलग अलग खातों में, वो सारा जमा, वो सारा डिपॉजिट्स बैंक के लिए लायबिलिटी होता है। तो डिपॉजिट्स बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटी, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एसेट्स। बैंक के लिए एसेट्स क्या है? तो मैंने क्या बताया एसेट्स का डेफिनेशन? वो हर चीज जिससे बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, जिन चीज पर बैंक का अपना हक हो, ठीक है, वो हर चीज जिससे बैंक को प्रॉफिट हो रहा हो, वो सब बैंक के लिए क्या है? एसेट्स है। ठीक है, तो अब आइए बैंक का एसेट समझते हैं क्या होता है। बैंक का एसेट जो होता है वो होता है लोन। बैंक का एसेट्स क्या होता है? लोन होता है। ठीक है, यानी कि बैंक ने जो उधार में पैसा दे रखा है, किसको? बोरोवर्स को, जो उधार लेने वाले हैं, जरूरतमंद लोग। बैंक देखते ना, होम लोन देती है, एजुकेशनल लोन देती है, एग्रीकल्चर के लिए लोन देती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह देती है। समझ में आ गया? तो होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, है ना। तो ये तमाम प्रकार के लोन जो बैंक अपने ग्राहकों को दे रही है, जरूरतमंद लोगों को दे रही है, बोरोवर्स को दे रही है। तो बैंक लोन क्यों देती है? फ्री का देती है? नहीं। तो बैंक भी तो भाई एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बैंक ब्याज कमाती है जब लोन देती है। तो जिसको भी हम लोन देंगे, उस जो भी बैंक से लोन लिया है, उस लोन के बदले में बैंक उससे क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट से बैंक को कमाई होती है, और जिन चीज से बैंक को कमाई हो रही है वही बैंक का क्या होता है? एसेट्स, यानी कि संपत्ति। ये आपको पता है। तो यानी कि लोन जो है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है? एसेट्स। और डिपॉजिट्स जो है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी होता है। और हर बिजनेस में एसेट्स भी होता है, हर बिजनेस में लायबिलिटी भी होता है। क्लियर? तो समझ गए? तो डिपॉजिट्स बैंक के लिए लायबिलिटी है और लोन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स। क्यों और कैसे मैंने आपको बता दिया। जी सर, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, आप देख लो इसको। ठीक है, चलिए, तो हमने डेफिनेशन भी लिख दिया यहां पर बाइलिंगुअल कि भाई एसेट्स क्या होता है। तो यहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर है एसेट्स का डेफिनेशन। क्या कहता है एसेट्स का डेफिनेशन? कि बैंक की वो चीजें जिनसे बैंक को आय होती है उसको हम एसेट्स कहते हैं, जैसे ऋण और निवेश, यानी कि लोन और आपका इन्वेस्टमेंट। कभी कभी बैंक भी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, अलग अलग देशों को बैंक में इन्वेस्ट करती है पैसा, अलग अलग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो उससे भी बैंक को रिटर्न मिलता है, वो भी बैंक के लिए एसेट्स है। बोले ना कि जिन चीजों से बैंक को प्रॉफिट हो रहा हो, बैंक का मुनाफा हो रहा हो, वो सब बैंक का एसेट्स है। जैसे लोन और इन्वेस्टमेंट, ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये आपका बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स है। तो एसेट्स आर दोज आइटम विच जनरेट इनकम फॉर द बैंक। तो जिन चीजों से बैंक को फायदा पहुंचे वो बैंक के लिए एसेट्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज, इसको हम हिंदी में कहते हैं दायित्व। लायबिलिटी का डेफिनेशन है कि बैंक की वो राशियां जिनसे बैंक को भविष्य में वापस करना, चुकाना हो। मतलब बैंक की वो राशियां जिन्हें बैंक को आगे चल के भविष्य में किसी को चुकाना हो, वापस करना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं दायित्व, यानी कि लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज का बेस्ट एग्जांपल है जमा राशियां, यानी कि डिपॉजिट्स। तो लायबिलिटीज आर दोज अमाउंट विच द बैंक हैज टू रीपे इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। वो हर पैसा जो बैंक को आगे चल के वापस करना हो अपने ग्राहकों को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। ठीक है, ओके सर। तो लायबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल मैंने क्या बताया? लोन, है ना। बैंक जो लोन दे रही है, एडवांस में किसी को पैसा दे रही है, तो ये सब क्या है? ये सब आपका लायबिलिटीज है। और असेट्स जो होता है वो यहां पर होता है एग्जांपल एसेट्स का। बैंक जो लोन दे रही है वो बैंक का एसेट्स है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो बैंक का असेट्स है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब यहां से शुरुआत करते हैं
मेन पॉइंट्स, क्योंकि फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया, आपका लायबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है। अब आप इसको देखो, ये डायग्राम आपसे कुछ कह रही है। ये डायग्राम आपको कह रही है कि बैंक में जो डिपॉजिट्स है वो दो प्रकार के होते हैं। लिखा है ना, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, बैंक में जमा दो प्रकार होते हैं। जमा के दो प्रकार है, डिपॉजिट्स के दो प्रकार है। एक है आपका डिमांड डिपॉजिट्स, एक है आपका डिमांड डिपॉजिट, जिसको हम लोग कहते हैं मांग जमा। हिंदी में क्या बोलेंगे, मांग जमा, ठीक है। और एक है आपका टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है ना, टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे एक तरह से बोल सकते हैं इसको हिंदी में समय जमा, समय जमा, ठीक है। तो बैंक में दो प्रकार के डिपॉजिट्स हो गए, एक डिमांड डिपॉजिट्स, एक टाइम डिपॉजिट्स। हिंदी में बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स को मांग जमा, और टाइम डिपॉजिट्स को हिंदी में बोलते हैं समय जमा। तो डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स में क्या होता है अंतर? डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब जब भी कस्टमर पैसा मांगेगा बैंक को देना पड़ेगा। डिमांड का मतलब होता मांगना, कि कस्टमर ने डिमांड किया कि मुझे पैसा दो, ये मेरा अपना पैसा है, हमने जमा किया है, तो बैंक को देना पड़ेगा। बैंक कभी मना नहीं कर सकता कि हम तेरे को पैसा नहीं देंगे, कि अरे कल ही तुम आया था जमा करने के लिए और आज आ गया विड्रॉ करने के लिए। शर्म नहीं आता है तुमको कि कल तुम अपना पैसा जमा करने के लिए आया और आज सुबह सुबह निकालने के लिए आ गया बैंक में? अरे कम से कम बोहनी तो होने देता, तब आता निकालने के लिए। कभी भी बैंक वाले ऐसा बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। आप जब चाहे तब आप अपना जमा का पैसा निकाल सकते हैं। तो वो डिपॉजिट्स जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं आप अपने इच्छा के अनुसार, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। तो डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब ही होता है कि आप जब भी डिमांड करोगे पैसे का, बैंक वालों को देना पड़ेगा, बैंक वाले मना नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और डिमांड डिपॉजिट्स के अंतर्गत दो प्रकार के खाते होते हैं। आज जीए बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होगा, जीए का बाइलिंगुअल होता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट्स के अंतर्गत दो प्रकार के खाते होते हैं, दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं बैंकों में, एक आपका सेविंग अकाउंट और एक आपका करेंट अकाउंट। तो डिमांड डिपॉजिट्स के अंतर्गत दो प्रकार के बैंकों में अकाउंट ओपन किए जाते हैं, दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं, एक है आपका सेविंग अकाउंट और एक आपका करेंट अकाउंट। और इसी सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को हम लोग बोलते हैं कासा। क्या बोलते हैं? कासा। कासा का मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं चालू खाता, करेंट अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चालू खाता, ठीक है। थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन उतना भी नहीं कि समझ में ना आए। अरे मान लो ब्लर दिख रहा है तो क्या हो गया? मान लो दिख रहा है ब्लर हल्का सा, तो एडजस्ट तो कर सकते हो। थोड़ा सा एडजस्ट तो कर ही सकते हो। हाँ सर ब्लर दिख रहा है, लेकिन सर समझ में आ रहा है, ठीक है। ब्लर दिख रहा है मानते हैं, लेकिन समझ में तो आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि सर एकदम हम अंधे से हो गए, मैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सर ये क्या लिखा है सर, हेलो सर कुछ नजर नहीं आ रहा है। मानता हूं दिख रहा है थोड़ा ब्लर, समझ में तो आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। और हम जो बोल रहे हैं उसमें तो पूरा क्लैरिटी है ना। चलिए यहां तक समझ गए? तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके, तो एक हो गया चालू खाता, और आपका जो सेविंग अकाउंट है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बचत खाता। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बचत खाता बोलते हैं, ठीक है। तो बैंक में दो प्रकार के डिमांड डिपॉजिट्स हो गए। एक आपका डिमांड डिपॉजिट्स में दो प्रकार के खाता होते हैं, एक चालू खाता, एक बचत खाता। एक को बोलते हैं सेविंग अकाउंट और एक को बोलते हैं करेंट अकाउंट। ये सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का तो नाम आप सुने ही होंगे। तो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट जो है सर, करेंट अफेयर ऐप पर नहीं होगी, करेंट अफेयर की क्लास एप्लीकेशन पर नहीं होगी। एप्लीकेशन पर सिर्फ और सिर्फ क्लासेस होगी स्टैटिक जीके की, और एप्लीकेशन पर सिर्फ और सिर्फ क्लास होगी आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की। करेंट अफेयर की सभी क्लासेस यूट्यूब पर ही चलेगी, ठीक है। हाँ यूट्यूब पर ही, ठीक है। करेंट अफेयर की क्लासेस एप्लीकेशन पर नहीं होगी। एप्लीकेशन पर सिर्फ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लासेस होगी और स्टैटिक जीके की क्लासेस होगी। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ जी, ओके। तो समझ गए? तो डिमांड डिपॉजिट्स में दो प्रकार के खाते हो गए, सेविंग अकाउंट और आपका करेंट अकाउंट।
आप देख रहे हो, अभी दोनों में डिफरेंस बात करेंगे। अच्छा, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को ही हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? कासा। कासा का मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। कासा का मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये दोनों एग्जांपल है डिमांड डिपॉजिट्स का। अब बात करते हैं टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि हमने जो बैंक में पैसा जमा किया है वो एक निश्चित समय के लिए हमने पैसा वो दे दिया बैंक को। अब हम बीच में वो पैसा निकाल नहीं सकते हैं। जैसे सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा हम कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी एटीएम से निकाल लेंगे, कभी भी हम किसी को भी फंड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है कि आप टाइम डिपॉजिट्स में जो भी खाता होते हैं उसमें जो भी पैसा आप जमा करते हैं वो सब एक निश्चित अवधि के लिए बैंक के पास चला जाता है। वो पैसा आप बीच में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक पूरा मैच्योरिटी पीरियड पूरा ना हो जाए। तो उसको लिए हम लोग नाम दिए टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स का मतलब समय जमा, एक निश्चित समय के लिए पैसा हमने बैंक को दे दिया और फिर हम भूल गए कि बीच में हम पैसा नहीं निकाल सकते कभी भी, ना ही एटीएम से और ना ही हम इसको किसी और को फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। एक निश्चित समय के लिए पैसा फिक्स कर दिए, जब तक मैच्योरिटी पीरियड पूरा नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा। और टाइम डिपॉजिट्स में दो प्रकार के खाते हो गए, एक आपका रेकरिंग डिपॉजिट्स और एक आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट्स को कहते हैं यहां पर आवर्ती जमा। क्या बोलते हैं? आवर्ती जमा। आवर्ती का मतलब होता है बार बार। चारों के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? सावधि जमा। फिक्स्ड डिपॉजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? सावधि जमा। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट सावधि जमा खाता, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आवर्ती जमा खाता, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। तो ये हो गया बैंक का टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। एक हो गया डिमांड डिपॉजिट्स, एक हो गया टाइम डिपॉजिट्स। आज ही हम आपको मॉर्निंग के करेंट अफेयर के क्लासेस में आपका करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कासा का एक करेंट अफेयर पढ़ाए थे ना कि बैंकों के पास डिपॉजिट्स जो है वो पिछले 2 सालों में बहुत कम हो गया है। Q3 में 37% समथिंग हो गया है बैंक के पास डिपॉजिट्स, बहुत कम हो गया है। इससे रिलेटेड हमने करेंट अफेयर्स पढ़ाया था मॉर्निंग में, ठीक है। चलिए, तो पहले बताओ आप लोग सभी लोग, ये जो डायग्राम मैंने बताया अभी तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ बताइए, सभी लोग बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो मैंने अभी आपको बताया ये सारे पॉइंट्स क्लियर है? पढ़ने वाले विद्यार्थी सभी बताइए क्लियर है? बाकी बदमाशी करने वाले विद्यार्थी को हम वैल्यू नहीं देते हैं। RWA सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। जो टांग खिंचाई करते हैं एक दूसरे का, जो यूट्यूब पे आके सिर्फ उल्टा पलटा कमेंट करते हैं, जानबूझकर बदमाशी करते हैं मजे लेने के लिए, उनके लिए ना RWA था, ना RWA है और ना RWA रहेगा। RWA सिर्फ उनके लिए है जो पढ़कर अपने जिंदगी में करियर बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, समाज के लिए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है सर? बहुत अच्छे से, ठीक है, ओके, यहां तक एकदम क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, हाँ, अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, RD अकाउंट क्या होता है, FD अकाउंट क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्योंकि जब आप PO लेवल पर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इनसे सवाल पूछा जाता है और साथ ही साथ करेंट अफेयर पर बेस्ड भी इससे क्वेश्चन होते हैं। तो इनके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा कि कौन अकाउंट क्या होता है, कैसे काम करता है, किनके लिए है ये अकाउंट, तो आप इससे रिलेटेड करेंट अफेयर भी आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो बताओ, तो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का एक प्यारा सा नाम क्या है? सबसे पहले बताओ, जो बताएगा मान जाएंगे। चलो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का जो एक बहुत ही खूबसूरत सा नाम है, क्यूट सा नाम है, निक नेम, वो बताओ क्या है? जो बताएगा मान जाएंगे। करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का निक नेम, चलिए बहुत बढ़िया, रुद्र जी वेरी गुड, निशा जी, शशि जी, अमन जी, श्रुति जी, ज्योति जी और सभी लोग बाकी जितने भी जी लोग हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छा मतलब आंसर कर रहे हैं, क्योंकि इतना फास्ट कमेंट चल रहा है कि सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। तो वो है आपका कासा। कासा माने करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम बाइलिंगुअल लिखे हुए एकदम प्यार से एक एक चीजों को समझाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। एक तरफ मैंने लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट और एक तरफ लिखा है मैंने करेंट अकाउंट। दोनों में अब आपको डिफरेंस बताएंगे, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में आपको डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। चलिए,
दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा, अच्छा ये है। तो भैया इन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या है कि ये दोनों डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट है। सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट है, दोनों डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो सेविंग अकाउंट के बारे में कहा गया है कि यह पैसा बचाने के लिए खोला गया खाता होता है। मतलब हम और आप जैसे लोगों को बचपन से क्या सिखाया जाता है कि देखो भाई, तुम जितना कमा रहे हो उसमें से कुछ हिस्सा 10%, 15%, 20% जमा करो। बचपन से हमारे दादा दादी मम्मी पापा यही कहते हैं कि बाबू खुला हाथ मत रखो, पैसा ज्यादा खर्च मत करो, कुछ पैसा बचा के रखो, भविष्य में काम आएगा। क्योंकि देखो मरने के बाद कोई पैसा ऊपर लेके नहीं जाएगा, लेकिन यह भी बात सच है कि जब तक आप जिंदा है पैसा आपको कभी गिरने नहीं देगा, है कि नहीं। मरने के बाद तो सबको पता है कोई पैसा लेके नहीं जाएगा, लेकिन जब तक आप जिंदा है पैसा आपको कभी गिरने नहीं देगा। समझ में आ गया। तो वही बात है। तो आप समझो कि बचपन से हमें बोला जा रहा था कि कुछ पैसा जमा करो, रखो पैसा, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करो। लेकिन जरा सोचो, अगर ये थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हम जमा करते हैं और उसको अपने घर के तिजोरी में रखते हैं तो हमको कोई कुछ नहीं मिलेगा, रिटर्न कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन उसको अगर हम बैंक में रखते हैं तो इससे बैंक हमको ब्याज देगी हर 3-3 महीना पर। इसलिए हम बैंक में जाते हैं, सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। हम बैंक के कस्टमर तभी बन जाते हैं जब बैंक में हम जाकर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। तो सेविंग अकाउंट ये पैसा बचाने के लिए खोला जाता है। इट इज एन अकाउंट ओपन टू सेव मनी। तो जो भी आप पैसा बचा रहे हो हर महीना थोड़ा बहुत, उसी को हम सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं। करेंट अकाउंट क्या है भाई? तो ये व्यापारिक लेन देन के लिए खोला गया खाता है। इट इज एन अकाउंट ओपन फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं, जिसका बैंक के साथ ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, तो उसके लिए होता है आपका करेंट अकाउंट। तो बिजनेसमैन लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर लोग के लिए यह होता है आपका करेंट अकाउंट। और हम और आप जैसे नॉर्मल लोग जो है उसके लिए होता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट हम और आप जैसे नॉर्मल लोगों के लिए। आजकल तो स्टूडेंट का भी अकाउंट खुलने लगा है। 10 साल या 10 साल से ज्यादा एज है तो उस माइनर का भी अकाउंट खुलने लगा है बैंक में। समझ में आ गया बात को। तो सेविंग अकाउंट जो है ये नॉर्मल पीपल के लिए है, और बिजनेसमैन जो है उनके लिए है करेंट अकाउंट, जिनका बैंक के साथ ज्यादा लेन देन होता है। समझ गए दोनों में डिफरेंस? ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अगला पॉइंट, खाता खोलने वाला कौन होल्डर होता है? अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर किसको कहते हैं? खाता खोलने वाले को अकाउंट होल्डर कहते हैं। जो बैंक में खाता खुलवाता है उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट होल्डर। इंग्लिश में अकाउंट होल्डर, हिंदी में बोलते हैं खाता खोलने वाला। तो खाता खोलने वाला को क्या बोलते हैं? अकाउंट होल्डर। तो देखो सेविंग अकाउंट कौन खुलवा सकता है? सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है कोई भी स्टूडेंट। हम लोग जब स्टूडेंट थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोगों के कॉलेज से ऑफर आया था कि जो भी विद्यार्थी बैंक में खाता खुलाना चाहते हैं वो खुलवा सकते हैं। तो हम लोग इलाहाबाद बैंक में जाके फ्री में खाता खुलवाए थे, और उस पूरे इलाहाबाद बैंक में हमने 20 से 50 रुपया तक जमा किया था बस। देखो हम कमाते उमाते नहीं थे ना, उधर से दादाजी या पापा कुछ दे दिए पैसा, 5-10 रुपया 1 रुपया, वही सब जमा करके बैंक में जमा करते थे। 20 रुपया जाते थे जमा करने के लिए बैंक में, 50 रुपया जाते थे बैंक में जमा करने के लिए। तो ये चीज है। स्टूडेंट के लिए होता है आपका सेविंग अकाउंट। नॉर्मल जो पेंशन जिसको मिल रहा है हर महीना उसके लिए होता है आपका सेविंग अकाउंट। जिसको सैलरी मिल रहा है हर महीना, बोलते हैं ना सैलरी अकाउंट हमने खुलाया, तो सैलरी अकाउंट एक तरह से क्या है, जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी वाला आपका देखिएगा सैलरी अकाउंट खुलवा देता है किसी ना किसी बैंक में। तो सैलरी अकाउंट भी एक तरह से क्या है, सेविंग अकाउंट का ही रूप है। समझ में आ गया। तो जो पेंशन लोगों का, पेंशनधारी, अगर जिस व्यक्ति के अकाउंट में हर महीना पेंशन आ रहा है तो वो भी अपने बैंक में अकाउंट खुलवाता है, वो एक सेविंग अकाउंट ही होता है। जिस व्यक्ति के अकाउंट में हर महीना सैलरी आ रहा है, वो सैलरी पाने के लिए जो अकाउंट खुलवाता है वो भी एक तरह का सेविंग अकाउंट होता है। जो विद्यार्थी है या नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसके लिए भी आपका सेविंग अकाउंट है। समझ में आ गया। कोई मोमोज बेच रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है छोटा मोटा, तो उनके लिए भी सेविंग अकाउंट है। ठीक है। सेविंग अकाउंट खोलने वालों की तादाद ज्यादा है हमारे देश में। ठीक है। और हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैंक में सेविंग अकाउंट जरूर होगा, आपका भी होगा। लेकिन करेंट अकाउंट हर लोगों का नहीं होता है, ये लिमिटेड लोगों का है। ठीक है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जिसका बैंक के साथ ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, चेक से ज्यादा लेन देन होता है, तो उसके लिए, व्यापारियों के लिए है। वो भी छोटा मोटा व्यापारी नहीं। अब कोई छोटा मोटा व्यापारी है बेचारा, मोमोज उमोज बेच रहा है, पान वान का दुकान खोला है, उतना ज्यादा लेन देन नहीं है,
ठीक है, उतना हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसके लिए तो सेविंग अकाउंट है। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, हम लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसा आ रहा है, जा रहा है, माल पेटी का पेटी आ रहा है, इधर उधर उधर ऑर्डर, इधर से ऑर्डर, उधर से, हाँ भैया हाँ इतना माल पहुंचा रहे, हाँ भैया हाँ अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कीजिए, तो दिन भर उसका एकदम पैसा ही पैसा बाही चल रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए है करेंट अकाउंट। समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं तीसरा, इंटरेस्ट की। तो क्या अगर हम किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो क्या बैंक हमको उस पर इंटरेस्ट देती है? क्या लगता होगा? देती होगी, बिल्कुल। अगर आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपको 100% उस पर इंटरेस्ट देगी ही देगी। बैंक कभी बोल ही नहीं सकती कि देखो तुम मेरे यहां सेविंग अकाउंट खुलवाओ, हम तुमको इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट बैंक देगी ही देगी। तो क्या सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है? हां मिलता है। क्या करेंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है? तो नहीं मिलता है। करेंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन करेंट अकाउंट वाले को सुविधा मिलता है बहुत सारा, जैसे ओवरड्राफ्ट की सुविधा, कैश क्रेडिट की सुविधा। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको, कि अगर जीरो बैलेंस भी होगा मेरे अकाउंट में तो उससे ज्यादा पैसा हम लोन के रूप में बैंक से ले सकते हैं, उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। समझ में आ गया? ये सब हम पढ़ाएंगे, इसी आगे पढ़ाएंगे ये सब चीजें हम। तो ये होता है बिजनेसमैन लोगों के लिए। तो बिजनेसमैन वाले के लिए जो करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट पर बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। समझ में आ गया? और सेविंग अकाउंट जो है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आ गया? याद रखना। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन की, कि क्या सर हम सेविंग अकाउंट में जितना बार चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं? तो देखो यहां पर नियम है कि सेविंग अकाउंट में लेन देन का कुछ लिमिटेशन लगाया गया है। लिमिटेशन कि आप एक दिन में मैक्सिमम इतना ही पैसा निकाल सकते हैं। हर बैंक के लिए अलग अलग नियम है कि जो भी व्यक्ति सेविंग अकाउंट में पैसा जमा किया है वो एक दिन में, कोई बैंक लिमिटेशन लगाए कि 1 लाख से ज्यादा रुपया नहीं निकाल सकता है, कोई बैंक लिमिटेशन लगाया कि वो 50,000 से ज्यादा एक दिन में पैसा नहीं निकाल सकता है, किसी बैंक ने लिमिटेशन लगाया कि 60,000 से ज्यादा पैसा नहीं निकाल सकता है। तो यहां पर क्या है, लेन देन में एक लिमिटेशन लगाया गया है, इसमें सेविंग अकाउंट में। लेकिन करेंट अकाउंट बोलता है कि टेंशन नहीं लेने का, जितना चाहे एक दिन में आप पैसा जमा करो और जितना चाहे आप एक दिन में पैसा निकाल लो, कोई रोक टोक नहीं है। जितना चाहो एक दिन में पैसा डिपॉजिट्स करो और जितना चाहे उतना एक दिन में निकाल लो, कोई लेन देन, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। किसमें? तो आपका करेंट अकाउंट में। ठीक है सर, यहां तक बातें क्लियर है? तो पहले बताओ यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े अगला पेज पर, अभी और डिफरेंस बताएंगे। यहां तक क्लियर है? सभी लोग बताएं। तो फिर हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, फिर अगले पेज को समझाएंगे, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का डिफरेंस। ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पर एक चीज बताना भूल गए कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को बोलते हैं कासा, और रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? राफा। क्या बोलते हैं? राफा। तो यहां पर लिख देते हैं राफा। राफा का मतलब होता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। याद रखना, हम यहां लिखना भूल गए थे। तो सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को बोलते हैं कासा, और आरडी और एफडी को ज्वाइंट रूप में क्या बोलते हैं? राफा। राफा माने रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो क्या कहता है, क्या सेविंग अकाउंट जब हम खुलवाते हैं, ये सेविंग अकाउंट है, ये करेंट अकाउंट है, ठीक है, याद है ना? ये वाला कॉलम सेविंग अकाउंट का, ये कॉलम करेंट अकाउंट का है। मिनिमम बैलेंस की बात हो रही है। मिनिमम बैलेंस का मतलब होता है, ठीक है, कि भैया अगर हम किसी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो कुछ कुछ बैंक वाले पता है क्या आपको बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कुछ कुछ खासकर जो प्राइवेट बैंक वाले हैं, प्राइवेट बैंक वाले बोलेंगे, जैसे आप एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक में आप खाता खुलवाएंगे तो प्राइवेट बैंक वाले बोलेंगे कि देखिए भैया ऐसा है कि अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो देखिए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा 5,000 रुपया। ये क्या मतलब बोला? क्या बोला वो बोला एक्सिस बैंक वाला कि देखिए भैया अगर आप मेरे यहां सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा 5,000। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा 5,000 का मतलब ये नहीं है कि हर महीना आपको 5,000 जमा करना है, यानी कि कम से कम आपके अकाउंट में 5,000 तो रहना ही चाहिए। उससे कम रहेगा तो बैंक चार्ज काट लेगी, बैंक आपके अकाउंट से चार्ज काटेगी। तो प्राइवेट बैंक वाले क्या बोलते हैं कि आपको कम से कम मेरे सेविंग अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना 5,000।
कोई कोई प्राइवेट बैंक, तो बड़े बड़े हाई फाई मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर कोई बैंक है प्राइवेट बैंक, तो बोलेगा देखिए भैया हर महीना कम से कम आपको, एकदम ऐसे बात करेगा, देखिए भैया हर महीना आपको कम से कम 15 से 20 हजार रुपया मेंटेन करके रखना है मेट्रो सिटी में ना, तो वैल्यू बढ़ा दिया, 15 से 20 हजार रुपया आपको मेंटेन करके रखना। 15 से 20 हजार मेंटेन करने का मतलब यह नहीं कि हर महीना 15-20 हजार जमा करना है, मतलब एनी टाइम आपके खाते में कम से कम 15,000 रुपया होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, वरना बैंक चार्ज करेगा। तो इसी को बोलते हैं मिनिमम बैलेंस मेंटेन। कुछ कुछ सरकारी बैंक में भी इस तरह का नियम है, जैसे बोला जाता है कि कम से कम आपको 500 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखना है। कुछ सरकारी बैंक बोलती है 1000 रुपया बैलेंस करके मेंटेन रखना है। लेकिन मैक्सिमम सरकारी बैंक में अब यही नियम हो गया है कि आप जीरो बैलेंस में मेंटेन करके आप खाता खोल सकते हैं, मतलब जीरो बैलेंस में भी आप जो है वो आप मेंटेन रख सकते हैं, बैंक कोई चार्ज नहीं करेगी। जैसे बैंक ऑफ इंडिया में हमने खाता खुलवाया था, तो उसमें बोला गया कि आपको आप 500 रुपया में खाता खुलवा लो और फिर शाम को मन करे तो विड्रॉ कर लो। फिर हमने कहा कि चार्ज कटेगा इसके लिए, बोला कोई चार्ज नहीं, जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं आप। तो सरकारी बैंकों में आप जीरो बैलेंस मेंटेन कर कैसे रख सकते हैं, मतलब आप बैंक में आपका 1 रुपया भी नहीं होगा तो बैंक चार्ज नहीं करेगी। लेकिन प्राइवेट बैंक में नियम है कि मिनिमम आपको इतना बैलेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन खाता जो खुला था, तो उसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जितने लोगों का खाता खुला था वो करेंट अकाउंट थोड़ा था, वो सब सेविंग अकाउंट था। और ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे खाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो केवल नाम का खाता खुला हुआ है बैंकों में, और पैसा के नाम पर जीरो बैलेंस है, केवल नाम का खाता खुला हुआ है, कोई चार्जेस नहीं कट रहा है। तो यही है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन रखने का नियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अलग अलग बैंकों का नियम है कि कुछ बैंक आपको बोलती है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, तो कुछ बैंक बोलती है नहीं मेंटेन करना है। तो बैंक पे डिपेंड करता है, ये कह रहा है। और करेंट अकाउंट में तो भैया ये ब्रह्मा का लकीर है कि इसमें तो बोला ही जाएगा हर हाल में कि भैया इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है। और मिनिमम बैलेंस का मतलब यह नहीं कि कम से कम 5,000 और 10,000, अच्छा खासा मिनिमम बैलेंस में बोलेगा कोई बैंक बोलेगा देखिए कम से कम 40,000 रुपया इसको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है, देखिए कम से कम 1,00,000 रुपया मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो ये होता है करेंट अकाउंट में बहुत हाई लेवल का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करवाता है आपसे, बिजनेसमैन लोगों से। ये जगह जगह पे डिपेंड करता है वो लोग किस लोकेशन में वो बैंक का ब्रांच है, गांव में है यानी कि विलेज में है कि सेमी अर्बन एरिया में है कि पूरा शहर में है, उस पर डिपेंड करता है कि मेट्रो सिटी में है। तो बैंक किस एरिया में है, किस जगह में है, उस जगह के अकॉर्डिंग बैंक वाले अपना मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन रखने का कंडीशन रखते हैं कस्टमर पर। तो समझ गए, तो इसमें तो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा बहुत अच्छे खासे अमाउंट में। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि अगर आपके बैंक में जीरो बैलेंस भी हो तो आप बैंक से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए मेरे सेविंग अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, तो क्या हम अपने जीरो बैलेंस पर 10,000 रुपया बैंक से हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अधिविकर्ष। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अधिविकर्ष, हिंदी में इसको कहते हैं अधिविकर्ष। मतलब अगर आपके बैंक में पैसे कम हैं उससे आप ज्यादा भी निकाल सकते हैं पैसा। आपके बैंक अकाउंट में पैसे कम है या जीरो बैलेंस है तो आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वो लोन है, वो लोन के रूप में बैंक आपको दे रही है। मान लीजिए मेरे सेविंग अकाउंट में जीरो बैलेंस है और हमको बैंक वालों ने कहा है कि देखिए हम आपको 20,000 रुपया तक का ओवरड्राफ्ट का लिमिट दे रहे हैं कि आपके पास अगर जीरो बैलेंस होगा तो आप मैक्सिमम 20,000 रुपया कभी भी निकाल सकते हैं बैंक से, लेकिन ये 20,000 रुपया आपको 2 महीने में 3 महीने में वापस करना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम आपको ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है इशू इज मोर देन डिपॉजिट, कि जितना पैसा आपका बैंक में है उससे ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं, या जीरो बैलेंस पे भी आप एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। एक तरह का ये लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन होता है ये ओवरड्राफ्ट। तो क्या नॉर्मली सेविंग अकाउंट वाले को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है? क्या लगता होगा? नहीं मिलती है। वरना अगर पता चलेगा कि अगर सेविंग अकाउंट में अगर ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे दे तो फिर क्या होगा? हमारे देश के पब्लिक का तो हाल जानते हैं, कोई 5,000 निकाल लेगा एक्स्ट्रा बैंक से, कोई 20,000 निकाल लेगा एक्स्ट्रा बैंक से, सारा ओवरड्राफ्ट निकाल के भाग जाएगा बैंक में दर्शन भी नहीं देगा, टाटा बाय बाय सी यू, ठीक है। अब बेचारा 5,000 10,000 के लिए क्या बैंक आपके घर जाएगा हाथ जोड़ने के लिए कि बाबू हमारा पैसा दे दो वापस? समझ में आ गया बात को? तो वही चीज है,
तो इसलिए सेविंग अकाउंट वालों को सेविंग अकाउंट वाले को ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है वो ज्यादातर नहीं दिया जाता है। लेकिन हां, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना खोला जा रहा था तो उस समय नियम था, प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक मतलब कि बोला गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो बैंक में खाता खुलवाएगा सेविंग अकाउंट, तो उनको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी है 10,000 रुपया का। शुरू में 5,000 था, फिर 2018 के बाद 10,000 हो गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वो हम पढ़ाएंगे जनधन योजना में। वरना नॉर्मली कोई भी सेविंग अकाउंट में नॉर्मली जो है वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। मतलब जितना पैसा आपका जमा है वही पैसा आप निकाल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। करेंट अकाउंट वाले को तो ओवरड्राफ्ट मिलेगा ही मिलेगा हर हाल में, क्योंकि ये अकाउंट ही ऐसा है, क्योंकि ये बिजनेसमैन का अकाउंट है और बिजनेसमैन पे बैंक सबसे ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि उसका बैंक के साथ लेन देन लगा रहता है। इसलिए उनको हमेशा ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक देती है और लिमिट देती है बैंक ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट का लिमिट इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि सामने वाला जो कस्टमर है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो कितना कमाता है, कितना अकाउंट में बैलेंस मेंटेन रखता है, उसके अकॉर्डिंग बैंक डिसाइड करती है कि उसको ओवरड्राफ्ट का लिमिट कितना दिया जाना चाहिए। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट बैंक टू बैंक निर्भर करता है कि वो कितना देना चाहती है। ठीक है, चलिए उसी लिमिट के अनुसार आप पैसा निकाल सकते हैं, एज अ लोन के रूप में ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है। अब ध्यान से सुनना, उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य, सेविंग अकाउंट का उद्देश्य वही है पैसा बचाना और पैसा सुरक्षित करना, सेविंग मनी फॉर फ्यूचर। और करेंट अकाउंट का यूज है कि डेली बिजनेस के पेमेंट को रिसिप्ट करना। डेली बिजनेस में जो पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो डेली बिजनेस में पैसा आ रहा है जा रहा है, उसको मैनेज करने के लिए करेंट अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं चेक फैसिलिटी, तो देखो चेक फैसिलिटी की बात करें तो जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो सेविंग अकाउंट वाले को भी चेक मिलता है और करेंट अकाउंट वाले को भी चेक मिलता है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट बैंक में खाता खुलाएंगे ना सेविंग अकाउंट, तब तो तुरंत 5 मिनट के अंदर खाता खोलते ही आपको पासबुक मिल जाएगा, आपको चेकबुक मिल जाएगा, आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, एटीएम कार्ड मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, खाता खुल गया आपका। पर सरकारी बैंक में खाता खुलाइएगा तब तो आप फॉर्म भरो, जमा करो, फिर सेविंग अकाउंट खुलेगा, 2-3 दिन बैंक वाला दौड़ाएगा आपको पहले, उसके बाद फिर आपका खाता खुलेगा, फिर उसके बाद 1 सप्ताह 10 दिन के बाद बाई पोस्ट आपके घर में एटीएम कार्ड आएगा, डेबिट कार्ड आएगा। अगर आपको चेकबुक चाहिए तो उसके लिए भी अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मतलब सेविंग अकाउंट का फॉर्म भरते समय आपको टिक करना पड़ेगा कि हाँ हमको चेकबुक चाहिए, तो आपके घर में चेकबुक पहुंचा देगा। तो सरकारी बैंक में थोड़ा स्लो काम है, प्राइवेट बैंक में तो झट मंगनी पड़ गया हो जाता है, तुरंत तुरंत सब कुछ हो जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है। यहां से क्वेश्चन आया था कि सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम दिया जाता है। सबसे कम खर्चा वाला अकाउंट होता है बैंक का, क्या? सेविंग अकाउंट, क्योंकि इस पे ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को देना नहीं पड़ता है। आज के डेट में बैंकों का सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट इतना कम है, इतना कम है कि पूछो मत। 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, हद से ज्यादा कोई महान बैंक है जो अपने कस्टमर पे फिदा है तो वो 4% देगा, वरना सबका वही हाल है, वही 2.5%, 3%, 3.5% हो गया, टाटा बाय बाय। ठीक है, वो वाला हाल है। पहले क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले सेविंग अकाउंट पे बैंक 5-5, 6-6% इंटरेस्ट देती थी, और आजकल 2.5%, 3%, 2.25%, 3.5%, हद से ज्यादा 4%। ठीक है, तभी तो आज देखे ना मॉर्निंग के करंट अफेयर में, एक करंट अफेयर आपको मैंने पढ़ाया था कि 2023 क्वार्टर 3 की तुलना में 2025-26 वाला जो क्वार्टर 3 था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें जो आपका कासा अकाउंट जो है उसमें डिपॉजिट्स बहुत कम हो गए हैं, 37% समथिंग हो चुके हैं। ठीक है, कारण क्योंकि लोग अब सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में पैसा जमा करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब वो लोग सबसे ज्यादा पैसा गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहां उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा है। भारत के लोगों का तो हाल जानते हैं, उसको चाहिए 21 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी। तो ये बात है, भारत के लोग रिस्क लेने के लिए भी तैयार है आजकल। पहले रिस्क लेने से डरते थे, अब रिस्क लेने के लिए तैयार है। बस कोई ऐसा स्कीम बता दो कि 21 दिन में पैसा डबल। खैर, हाँ, हम बात कर रहे थे कि सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसका कैलकुलेशन डेली बेसिस पर होता है, यानी कि आप डेली कितना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं उसके आधार पर। ठीक है, मैं यहां पर एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, ठीक है, कि सेविंग अकाउंट जो है, यहां पर हम लिख देते हैं सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट के लिए तो भैया इसके लिए तो कुछ बात ही नहीं करना हमको। करेंट अकाउंट पर तो नो इंटरेस्ट, बैंक आपको कोई ब्याज नहीं देती है,
नो इंटरेस्ट। बैंक आपको किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं देती है, ये आपको पता है, तो इसका तो बात ही अलग है। सेविंग अकाउंट की बात करें तो इस पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। सबको पता है कि इंटरेस्ट देती है सेविंग अकाउंट पर बैंक, लेकिन सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो डेली बेसिस पर होता है। यानी कि आप डेली कितना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं उसके आधार पर, मैं फॉर्मूला बताऊंगा अभी, डेली बैलेंस पर, यानी कि डेली बैलेंस पर, डेली आप कितना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो डेली बैलेंस के आधार पर आपका जो है डेली बैलेंस पर, डेली बैलेंस के आधार पर आपको बैंक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करती है। तो सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो डेली बैलेंस के आधार पर होता है। ठीक है, डेली बैलेंस के आधार पर होता है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है वो आपको डेली बैलेंस के आधार पर बैंक आपको देती है, डेली बैलेंस के आधार पर उसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन ये इंटरेस्ट आपको 3-3 महीने पे मिलता है। कितने महीने पे मिलता है? 3-3 महीने पे मिलता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ओके। तो देखिए, डेली बैलेंस के आधार पर, मतलब डेली बैलेंस मेंटेन होता है, तो डेली बैलेंस जो मेंटेन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है डेली बैलेंस। बैंक किस तरह से कैलकुलेट करती है, देखो, डेली बैलेंस पढ़े ना आप लोग, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बस उसी तरह का है। डेली बैलेंस इनटू जो भी इंटरेस्ट चल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इनटू जितना दिन तक आपका वो बैलेंस मेंटेन रहा, यानी कि डेज, कि ये आपने बैलेंस कितना दिन तक मेंटेन रखा, डेज, डिवाइडेड बाई 365, डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि एक दिन का बैलेंस का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है ना, इसलिए 365 से डिवाइड किए हैं। ठीक है, और चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहां पर तो 100 आना ही आना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन का। तो पूछेगा, बताओ सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट रेट बैंक देती है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? डेली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, या हाफ ईयरली? पांचों का पांचों ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सारे लोग ईयरली पे टिक लगा देते हैं, नहीं, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन डेली बैलेंस के आधार पर होता है। आप डेली कितना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं बैंक में, उसके आधार पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। इसका फॉर्मूला होता है डेली बैलेंस इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू डेज डिवाइडेड बाय 365 इंटू 100। लेकिन 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 आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है। सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट आपके खाते में क्रेडिट होता है, सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में जो जमा होता है, इंटरेस्ट जो आपको, हमको अलग से लिखना पड़ेगा, रुक जाओ, यहां लिख देते हैं। ठीक है, करेंट अकाउंट पे तो ब्याज ही नहीं मिलता है, इसके लिए तो बात ही अलग है। तो यहां पर हम दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं कि सेविंग अकाउंट पर, सेविंग अकाउंट पर, ठीक है, जो इंटरेस्ट आपको दिया जाता है, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट जो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, अकाउंट में जो जमा किया जाता है, बैंक में जब पैसा जमा होता है उसको कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो आपके अकाउंट में जो क्रेडिट किया जाता है वो हर 3 महीने पर, 3 महीने का मतलब होता है क्वार्टरली, 3 महीने का मतलब होता है क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 महीने पर। ठीक है, याद रखना कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन डेली बैलेंस पर होता है इस फॉर्मूला के आधार पर, लेकिन सेविंग अकाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट आपके खाते में दिया जाता है वो 3-3 महीने पे दिया जाता है। क्वार्टरली का मतलब होता है त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब होता है 3-3 महीने पर। ठीक है, 3-3 महीने पर, 3-3 महीने पर। जैसे हम फिनेंशियल ईयर की बात करें, ठीक है, तो एक होता है Q1, एक होता है Q2, एक होता है Q3 और एक होता है Q4, है ना? हाँ, Q1, Q3, Q3 और Q4, Q1, 2, 3, 4। तो Q1 का मतलब क्या हो गया? अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल से लेकर जून तक का आपको जून में मिल जाएगा, 30 जून को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा इंटरेस्ट का। Q2 शुरू होता है आपका जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर तक। तो सितंबर के लास्ट में आपका जो है 30 सितंबर को आपके खाते में इंटरेस्ट आ जाएगा। Q3 शुरू होता है अक्टूबर से दिसंबर, तो 31 दिसंबर को आपको ब्याज मिल जाएगा 3 महीने का एक साथ। और Q4 आपका होता है जनवरी से लेकर मार्च तक।
जनवरी से लेकर मार्च तक, तो 31 मार्च के आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये है आपका क्या, आपका जो एक फिनेंशियल ईयर में जो 4 क्वार्टर होते हैं, पहला क्वार्टर Q1 अप्रैल मई जून, दूसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा क्वार्टर आपका जनवरी टू मार्च। तो ये सब क्वार्टर का जो लास्ट मंथ का जो लास्ट डे है, उसमें आपका 3 महीने का इंटरेस्ट एक साथ कैलकुलेट करके बैंक आपके खाते में डाल देगी। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन किस बेसिस पर होता है। ऑप्शन ए डेली बेसिस पर, ऑप्शन बी मंथली बेसिस पर, ऑप्शन सी क्वार्टरली बेसिस पर, ऑप्शन डी हाफ ईयरली और ऑप्शन ई ईयरली। तो डेली बेसिस पर टिक लगाना, डेली बैलेंस के आधार पर, डेली बेसिस पर आपका इसी फॉर्मूला के आधार पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। लेकिन इंटरेस्ट आपके खाते में जो दिया जाता है वो हर 3-3 महीने पर दिया जाता है, यानी कि क्वार्टरली दिया जाता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आपके सेविंग अकाउंट में ठीक है बैलेंस बढ़ेगा, बैलेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। जब भी आपके सेविंग अकाउंट में बैलेंस जो है वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा, बैलेंस इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग बैंकिंग भाषा में बोलते हैं पैसा क्रेडिट हुआ, पैसा आपके खाते में जमा हुआ। जमा का मतलब होता क्रेडिट। देखते हैं ना, जैसे ही आपके अकाउंट में कोई पैसा भेजता है, आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाता है और आपके पास फट से एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड ब्ला ब्ला ब्ला, आपके खाते में इतना रुपया जमा हुआ। तो बैंक में जब पैसा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं क्रेडिट। और जब आप बैंक से पैसा निकालते हो, आप अपने सेविंग अकाउंट से या आप अपने करेंट अकाउंट से, ठीक है, तो आप अपने सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट से जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं, यानी कि जब आप पैसा आपका विड्रॉ करते हैं, यानी कि जब आप पैसा निकालते हैं, तो आपका बैलेंस डिक्रीज होता है, बैलेंस कम हो जाता है, बैलेंस डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब आपने पैसा निकाला है या कहीं भेजा है, पैसा विड्रॉ किया है आपने या कहीं ट्रांसफर किया है, तो तुरंत आपके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से इतना रुपया डेबिट हो गया। तो डेबिट का मतलब होता है बैंक से पैसा कम हो जाना, और क्रेडिट का मतलब होता है बैंक में आपका पैसा आना। तो जब बैंक में आपका बैलेंस बढ़ता है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में, तो जैसे ही बैंक में पैसा आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, बैलेंस आएगा, बढ़ेगा, तो बोलेंगे क्रेडिट। और जैसे आपका बैंक अकाउंट से पैसे कम होंगे, घट जाएंगे, बैंक से पैसा आप निकालेंगे, तो उसको कहते हैं डेबिट। तो डेबिट बैलेंस का मतलब बैंक में पैसे कम हो रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस का मतलब बैंक में पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट को बहुत शिद्दत से पढ़ा दिया अच्छे से। अब हम आपको अगली क्लासेस में, यानी कि कल, आपको आरडी और एफडी अकाउंट को डिटेल में पढ़ाएंगे अच्छे से। फिर हम आपको बैंक कस्टमर रिलेशनशिप कल ही बताएंगे, उसके बाद केवाईसी के बारे में पढ़ाएंगे, बीएसबीडी अकाउंट के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये सब हम आपको कल पढ़ाएंगे। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या होता है ये बताएंगे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या होता है ये सब बताएंगे। तो कल हम आपको ये सब चीज बताएंगे, इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, आज का क्लास इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के क्लासेस में। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग हर चीज यहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, हर चीज, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा, ठीक है। एकदम ग्राउंड लेवल पर जाके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, एकदम ग्राउंड लेवल पर जाके चीजों को समझेंगे तो ज्यादा चीजों को आप फील करेंगे अच्छे से, ठीक है। और करेंट अफेयर का क्लास मिस मत कीजिएगा, वो आपका जान और जहान है। तो मॉर्निंग सुबह 6:30 बजे डेली करेंट अफेयर का क्लास कीजिएगा, ठीक है। बाई चांस आप नहीं उठ पाए किसी कारणवश, तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिएगा, लेकिन करेंट अफेयर का क्लास के लिए सुबह उठिएगा, सुबह उठना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।